और शॉक से। माइक्रोटेक एमसीबी, टेकिंग सेफ्टी टू द नेक्स्ट लेवल। इनकूल फैंस आपको सब कुछ ऑफर करते हैं। इंडियन कॉपर में बने हैं, विथ इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, 5 स्टार रेटेड और बिजली भी बचाते हैं। और क्या चाहिए? तो याद रहे इनकूल फैंस, भारत में बना भारतीयों का विश्वास। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज पर अपना बिहार। तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। आरा के रमना मैदान का जल्द होगा सौंदर्यीकरण, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने किया निरीक्षण। मौके पर कई लोग रहे मौजूद। बेगूसराय में जेल में की गई छापेमारी, मुख्यालय के आदेश पर की गई छापेमारी। छापेमारी से कैदियों में मचा हड़कंप। मोकामा में विद्युत बोर्ड ने छेड़ा सूबे भर में अभियान, हर घर बिजली वसूली का अभियान जारी। बिजली चोरों और बकायेदारों में मचा हड़कंप। मधेपुरा में बेटे ने कर दी जेडीयू नेता की हत्या, झूठे मुकदमे में पिता को भिजवाया था जेल। थाने में चलती थी जेडीयू नेता की पैरवी। और भागलपुर में शबनम कुमारी ने की आत्महत्या, दीपक हत्याकांड की मुख्य गवाह थी शबनम। 18 घंटे लेट पहुंची थी घटनास्थल पर पुलिस। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने गुरुवार को रमना मैदान के सौंदर्यीकरण कार्य शुरू कराने को लेकर रमना मैदान का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रमना मैदान का मास्टर प्लान से संबंधित नक्शे को भी देखा। मौके पर आरके सिंह ने कहा कि पटना के गांधी मैदान की तर्ज पर रमना मैदान का सौंदर्यीकरण होगा। आने वाले समय में पर्यटकों के लिए रमना मैदान आकर्षण का केंद्र बनेगा। वहीं पूर्व मंत्री सह बढ़हरा विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि आरके सिंह के कार्यकाल में ज्यादातर विकासात्मक कार्य हो रहे हैं। मौके पर डीएम रोशन कुशवाहा, डीडीसी, एसपी, आर्किटेक्ट और कंसल्टेंट की टीम भी मौजूद नजर आई। तो रमना मैदान का जल्द ही होगा सौंदर्यीकरण। बता दें कि इस दौरान केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने यहां निरीक्षण किया है और मौके पर तमाम लोग भी मौजूद नजर आए हैं। बता दें कि पटना के गांधी मैदान की तर्ज पर ही रमना मैदान का सौंदर्यीकरण होगा और आने वाले समय में पर्यटकों के लिए रमना मैदान आकर्षण का केंद्र बनता हुआ भी नजर आएगा। इस दौरान पूर्व मंत्री राघवेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि आरके सिंह के कार्यकाल में विकासात्मक कार्य हो रहे हैं। ये तस्वीरें आरा की, जहां पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री निरीक्षण करने पहुंचे। दरअसल रमना मैदान के सौंदर्यीकरण को लेकर यहां पर केंद्रीय मंत्री निरीक्षण करने पहुंचे थे और इस दौरान पूर्व मंत्री और बढ़हरा विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह का कहना कि आरके सिंह लगातार विकास को ध्यान में रखते हुए तमाम कार्य करवा रहे हैं और इनके कार्यकाल में ज्यादातर कार्य विकासात्मक हुए हैं। और मौके पर डीएम, डीडीसी, एसपी, आर्किटेक्ट और कंसल्टेंट की टीम भी मौके पर मौजूद नजर आई। बाउंड्री वॉल के बाहर भी हम पेवमेंट लगाएंगे और गार्डन लगा देंगे एंगल आयरन दे करके, ताकि बाउंड्री वॉल से बाहर भी इंक्रोचमेंट नहीं रहे। बाउंड्री वॉल के भीतर वॉकिंग ट्रैक को हम बढ़िया बनावेंगे, एक जॉगिंग ट्रैक बनावेंगे। हम लाइटिंग पूरा करेंगे, पूरे ये मैदान को हम ये घास वास लगा करके, फूल पत्ती लगा करके सुंदर करेंगे। जितना इंक्रोचमेंट है इसमें सबको बाहर करेंगे। न इसमें साइकिल स्टैंड रहेगा, न इसमें मोटरसाइकिल स्टैंड रहेगा, न टैक्सी स्टैंड रहेगा और न गैराज चलेगा इसमें। अब बात शेखपुरा की करेंगे, जहां वाजदपुर गांव में 88 करोड़ की लागत से इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है, जिसका औचक निरीक्षण करने के लिए शेखपुरा विधायक विजय सम्राट मौके पर पहुंचे। विधायक ने निर्माण कार्य देखकर बेहद ही नाराजगी व्यक्त की और संवेदक को जमकर फटकार भी लगाई।
मौके पर विधायक ने कहा कि 88 करोड़ की लागत से जो इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है, ये निर्माण कार्य राज्य के बीपी कंस्ट्रक्शन के द्वारा किया गया है। इसके संवेदक आर.के. सिन्हा हैं। आर.के. सिन्हा को विधायक ने फटकार लगाते हुए कहा कि इस निर्माण में घटिया मानकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। भवन निर्माण में भराई के बालू का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन पहाड़ी मिट्टी का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे खनन और राजस्व विभाग को चूना भी लगाया जा रहा है। तो इस दौरान बता दें कि विधायक विजय सम्राट शेखपुरा पहुंचे हैं और बाजतपुर गांव में 88 करोड़ की लागत से जो इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है, उसका औचक निरीक्षण किया और औचक निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों को उन्होंने जमकर फटकार भी लगाई। बता दें कि ये फटकार इसलिए भी लगाई गई क्योंकि यहां पर घटिया मानकों का इस्तेमाल किया जा रहा था। वहीं विधायक ने फटकार लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को चेतावनी भी दी और काम में जल्द ही सुधार लाने की नसीहत भी वो देते हुए नजर आए। दरअसल इस दौरान भवन निर्माण में भराई के लिए बालू का जो इस्तेमाल किया जाना है, वो पहाड़ी मिट्टी का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे खनन और राजस्व विभाग को चूना भी लगाते हुए ये अधिकारी नजर आ रहे हैं और इसी पर असंतुष्टता जाहिर करते हुए नजर आए हैं विधायक, जिसको लेकर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। गोलमाल किए हुए, अच्छा, पूरा बिल्डिंग को ही गिराने का चौपट कर रहे हैं। अच्छा, लगता नहीं कि जो ये बिल्डिंग बन रही है 88 करोड़ की लागत से बिल्डिंग बन रही है और एक तरह से कहें कि जिला में अभी इस तरह की बिल्डिंग तो मैंने नहीं देखी। नहीं, मैंने इतने सबसे महंगा समझिए कि सबसे ज्यादा कॉस्टली बिल्डिंग ये यहाँ बन रहा है। इसके बाद पॉलिटेक्निक था, वो तो पहले बन गया 2-3 साल पहले, लेकिन ये जो बन रहा है सबसे ज्यादा इसका एस्टिमेट है और बनाया गया है, लेकिन जी बेहतर तरीके से बने। लेकिन आज के डेट में यहाँ जो भी संवेदक लिए हैं, मैं तो नाम नहीं जानता संवेदक का कौन है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ जी कि इनके द्वारा घटिया सीमेंट लगाया जा रहा है, घटिया ईटा लगाया जा रहा है। 4 नंबर 5 नंबर ईटा है, सामने से देखा जा रहा है। ईटा यही है, यही ईटा है, देख सकते हैं सारा सब लोग, कोई भी। वहीं भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के टहसुर और सैदपुर से हर दिन 200 से 300 ट्रैक्टर ओवरलोड बालू गाड़ी रात 12 बजे से 5 बजे तक सुबह जारी रहते हैं। स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक स्थानीय टहसुर से सुजीत कुमार उर्फ गुड्डू राय और उनका ही सगा भाई सिंकू राय स्थानीय पुलिस की मिली भगत से अवैध रूप से बालू का खनन करवा रहे हैं। खनन विभाग ने भी कार्रवाई के नाम पर महज औपचारिकता ही पूरी की है। वहीं टहसुर गांव के चांदन नदी के पूर्व तटबंध के पास से बालू का अवैध खनन होने से बांध की सुरक्षा भी खतरे में है। स्थानीय थाना अध्यक्ष को सूचित करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। तो बालू माफियाओं के हौसले एक बार फिर से बुलंद नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के टहसुर और सैदपुर से हर रोज लगभग 200 से 300 ट्रैक्टर ओवरलोड होकर यहां से आवागमन करते हैं, लेकिन बावजूद इसके पुलिस के द्वारा इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। कई बार खनन विभाग को इस मामले से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन बावजूद इसके खनन विभाग की तरफ से कोई भी एक्शन अभी तक नहीं लिया जा सका है। इसके चलते बालू माफियाओं के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं और कहीं न कहीं अवैध बालू खनन का कारोबार भी फलता फूलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में स्थानीय थाना अध्यक्ष को कई बार सूचित किया जा चुका है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। पूरी रात 12 बजे से 5 बजे तक ये अवैध वाहन यहां पर बालू माफियाओं के संरक्षण के चलते और पुलिस की मिलीभगत के चलते आवागमन करने में सफल रहते हैं और कई बार इस मामले में पुलिस को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन पुलिस इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही, जिसके चलते अवैध बालू खनन का कारोबार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और बालू माफियाओं के हौसले भी दिन पर दिन बुलंद हैं। तो बालू माफियाओं के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन भी चुप्पी साधे हुए बैठा है और रात के अंधेरे में बालू माफिया अपने मंसूबों में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार थाना अध्यक्ष को इस मामले से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन बावजूद इसके बालू माफियाओं पर कोई भी ठोस कार्रवाई करने से पुलिस प्रशासन बचता है और यही वजह है कि पुलिस प्रशासन की अनदेखी के चलते बालू माफियाओं के हौसले दिन पर दिन बुलंद है और इनका कारोबार भी हर रोज दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता हुआ नजर आ रहा है।
वहीं पूर्णिया जिला पदाधिकारी राहुल कुमार ने केंद्रीय कारागार का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान जेल में रह रहे कैदियों के वर्गों का जांच पड़ताल भी किया गया, उनके सामानों की भी तलाशी ली गई। बता दें कि इस दौरान कोई भी आपत्तिजनक सामान जेल परिसर से बरामद नहीं किया गया है। वहीं जिला पदाधिकारी राहुल कुमार ने ये जानकारी देते हुए बताया कि जेल परिसर के अंदर जेल प्रबंधन की बेहतर व्यवस्थाएं देखी गई। तो केंद्रीय कारागार का औचक निरीक्षण करने पहुंचे हैं जिला पदाधिकारी राहुल कुमार, जहां उन्होंने व्यवस्थाएं दुरुस्त पाने पर संतोष भी व्यक्त किया है। दरअसल जेल प्रबंधन की बेहतर व्यवस्थाओं से यहां जेल पदाधिकारी बेहद खुश नजर आए हैं। जिला पदाधिकारी राहुल कुमार ने जानकारी दी है कि इस दौरान कोई भी आपत्तिजनक सामान जेल परिसर से बरामद नहीं किया गया है। बता दें कि ये रूटीन जांच के तहत जिला पदाधिकारी केंद्रीय कारागार पहुंचे हैं और इस दौरान औचक निरीक्षण किया गया है, जहां पर जेल में रह रहे कैदियों से बातचीत भी की गई और उनके हर वर्गों की जांच भी की गई। तमाम कैदियों के सामान की भी यहां जांच की गई और पूछताछ के दौरान तमाम चीजों का पता लगाने की कोशिश की गई। हालांकि जिला पदाधिकारी का कहना है कि मौके से ना तो कोई आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया है और न ही जेल परिसर में कोई अप्रिय घटना घटित होने की बात भी निकल करके सामने आई है, जिससे यहां पर व्यवस्थाएं भी बेहतर देखने को मिली हैं, जिस पर जेल पदाधिकारी ने संतुष्टि भी जाहिर की है। पूर्णिया की ये तस्वीर, जहां पर जिला केंद्रीय कारागार का औचक निरीक्षण करने पहुंचे हैं जिला पदाधिकारी और उन्होंने व्यवस्थाएं देखकर संतुष्टि जाहिर की है। जांच की गई है, जितने भी ब्लॉक है यहाँ पे, जितने वार्ड हैं, कुल 18 वार्ड हैं, सभी की जांच की गई है। अस्पताल है, उसमें कौन से कैदी रह रहे हैं, कोई हैबिचुअली तो वहाँ बार बार आके नहीं रह रहे हैं, इन सब की जांच की गई है। जो किचन है जहाँ पे खाना बनता है कैदियों का, और जो उन्हें स्किल ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, इस सब के बारे में भी जानकारी ली गई है। सबके सामान वगैरह की भी चेकिंग की गई है। कोई बहुत ऐसी आपत्तिजनक चीज़ यहाँ से प्राप्त नहीं हुई है। और जेल के अंदर काफ़ी सौंदर्यीकरण वगैरह का भी काम किया गया है। जेल अधीक्षक महोदय के द्वारा काफ़ी मेहनत भी की जा रही है और कैदियों से भी बातचीत की गई है ओवरऑल। और अपना बिहार में यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एंडकूल फैंस, इसमें कॉपर है, ये बिजली बचाता है। 5 स्टार रेटेड लेटेस्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ। एंडकूल फैंस, मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडियंस। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते आगे, बात अब बेगूसराय की करेंगे, जहां गुरुवार को जिला प्रशासन के द्वारा मंडल कारा में औचक छापेमारी की गई। अचानक चले इस छापेमारी से मंडल कारा में मौजूद कैदियों में हड़कंप मच गया। इस छापेमारी का नेतृत्व सदर एसडीओ निरंजन कुमार सिंह और सदर डीएसपी अमित कुमार और मुख्यालय डीएसपी ने निशित प्रिया कर रहे थे। वहीं तकरीबन 2 घंटे तक चली इस छापेमारी के दौरान सभी कैदियों की और वार्ड की तलाशी ली गई। वहीं डीएसपी निश्चित प्रिया ने बताया कि मुख्यालय से आदेश मिले थे, जिसके तहत छापेमारी की गई है। छापेमारी के दौरान जेल में कोई भी आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं किया गया है। तो यहां बेगूसराय में भी जेल में अचानक छापेमारी की गई। बता दें कि मुख्यालय के आदेश पर यह छापेमारी की गई और एसडीओ डीएसपी की मौजूदगी में यहां पर छापेमारी हुई है और तमाम कैदियों की तलाशी ली गई, उनके सामानों की तलाशी ली गई। हालांकि उन्होंने जानकारी देते हुए ये बताया डीएसपी ने कि मुख्यालय के आदेश मिले थे, जिसके तहत ये छापेमारी हुई है। हालांकि छापेमारी के दौरान जेल में कोई भी आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं किया गया है। मुख्यालय के आदेश के बाद से छापेमारी के दौरान कैदियों में जहां हड़कंप की स्थिति बनी हुई थी, वहीं तमाम कैदियों की तलाशी भी ली गई, उनसे पूछताछ भी की गई। लेकिन राहत की बात इस दौरान ये रही कि कोई भी आपत्तिजनक सामान यहां कैदियों से और कैदियों के सामान से बरामद नहीं हुआ है। मुख्यालय से आदेश हुआ था नीचे आईडी कीजिए जेल में निरीक्षण करने के लिए। तो एडीएम सर, एसडीओ और एसडीपीओ अमित और हम लोग जेल का निरीक्षण किए, जिसमें महिला वार्ड और जेल वार्ड सबका निरीक्षण किया गया है। रिकवरी कुछ भी नहीं हुआ है, सभी अनुशासन तरीके से। कितने घंटे तक चली है ये छापेमारी? करीब 2 घंटे तक छापेमारी सभी वार्डों में की गई।
बिहार में इन दिनों बिजली चोरी और बकाये बिल भुगतान को लेकर विद्युत बोर्ड ने सूबे भर में एक अभियान छेड़ दिया है। मोकामा में भी बिजली एसडीओ मनोज कुमार सिंह के नेतृत्व में विभागीय अधिकारियों की टीम गठित कर हर घर बिजली बिल वसूली का अभियान परवान चढ़ रहा है। साथ ही चोरी कर बिजली सुविधा लेने वालों पर कानूनी फंदा भी कसा जा रहा है। बता दें कि बिजली विभाग की टीम आवासीय और व्यावसायिक इलाकों में घूम घूम कर बिजली बिल की वसूली कर रही है। वहीं बिजली बिल का भुगतान भी ऑन स्पॉट लिया जा रहा है। बता दें कि बिजली विभाग के इस कदम से बिजली चोरों और बकायेदारों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं विभागीय अधिकारियों के मुताबिक राज्य इकाई पूरे मामले की मॉनिटरिंग भी कर रहा है। तो बिजली चोरों पर एक बार फिर से शिकंजा कसा जा रहा है और इस दौरान बिहार में बिजली चोरी और बकाये बिल की भुगतान को लेकर बिजली विभाग अब सख्ती का रुख अख्तियार करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ घर घर जाकर अधिकारी जांच पड़ताल कर रहे हैं और जो लोग भी चोरी की बिजली का इस्तेमाल करते हुए पाए जाते हैं उन पर तुरंत शिकंजा कसा जाता है। ऐसे में लोगों में जहां हड़कंप मचा हुआ है, वहीं बिजली विभाग की टीम आवासीय और व्यावसायिक इलाकों में घूम घूम कर बिजली बिल की वसूली कर रही है। बता दें कि ये अभियान चलाया गया है और इस अभियान के तहत तमाम लोगों की जहां जांच पड़ताल की जा रही है, वहीं ऑन द स्पॉट बिजली बिल भी वसूल किया जा रहा है। और बिजली चोरी और बकायेदारों में इसके तहत इस कार्रवाई के तहत जहां हड़कंप मचा हुआ है, वहीं विभागीय अधिकारी भी इन पर कार्रवाई करने से पीछे हटते हुए नजर नहीं आ रहे। विभागीय अधिकारियों की माने तो राज्य इकाई पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रही है और इससे बिजली चोरी और बकायेदारों में हड़कंप भी मचता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल मोकामा में भी विद्युत एसडीओ मनोज कुमार सिंह के नेतृत्व में विभागीय अधिकारियों की टीम घर घर जा रही है। टीम गठित की गई है और ये टीम हर घर जाकर बकायेदारों और बिजली चोरों पर नकेल कसते हुए उन पर तुरंत कार्रवाई करती हुई भी नजर आ रही है। तरफ से बिजली बकाया के वसूली का अभियान हर महीने चलता है और इस महीने हम लोग खासकर इसमें तेजी लाई है, क्योंकि अब हमारा जो मार्च का महीना आने वाला है उसमें हम लोग को फाइनल एक साल का पूरा देना पड़ता है हिसाब की कितना वसूल किए, कितना बिजली दिए। इसलिए अब हम लोग डोर टू डोर अपना कैंपेन चला करके अपना बकाया जो। और बेगूसराय पुलिस ने शराब माफियाओं के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गुप्त सूचना के आधार पर 70 कार्टन विदेशी शराब को जब्त करने में कामयाबी हासिल की है। बता दें कि पुलिस को यह कामयाबी मंसूरचक थाना क्षेत्र के फरपुरा गाछी से हुई है। इस मामले में अब तक किसी की हालांकि गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं मंसूरचक पुलिस को बुधवार की रात एक गुप्त सूचना मिली थी कि फरपुरा गाछी में भारी मात्रा में शराब मौजूद है। मामले के सत्यापन के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके से 70 कार्टन में तकरीबन 693 लीटर शराब बरामद की है। तो गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। हालांकि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन बावजूद इसके इस तरह के मामले निकलकर रोज सामने आते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस के पे भी सवालिया निशान खड़े होते हैं। हालांकि पुलिस अब पूरी तत्परता के साथ इस मामले में एक्शन ले रही है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये भी निकल करके सामने आ रहा है कि अगर पुलिस इतनी मुस्तैदी से कार्य कर रही है, इतनी मुस्तैदी से कार्रवाई कर रही है, तो आखिर इन लोगों के हौसले इतने बुलंद कैसे होते हैं। शराब बरामद की गई है। आपको बता दें कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। बेगूसराय का ये पूरा मामला जहां शराब माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, लेकिन पुलिस भी इन पर कार्रवाई करने से जरा भी गुरेज करती हुई नजर नहीं आ रही। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गुप्त सूचना के आधार पर 70 कार्टन विदेशी शराब जब्त की है। तो आपको बता दें कि मंसूरचक थाना क्षेत्र के फरपुरा गाछी से ये शराब बरामद की गई है और इस मामले में हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन इन तमाम माफियाओं की गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी भी कर रही है। गुप्त सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है और इस दौरान पुलिस को 70 कार्टन विदेशी शराब बरामद हुई है। वहीं 693 लीटर शराब बरामद करने में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। हालांकि पुलिस के हाथ से माफिया बच निकले हैं, लेकिन इन माफियाओं की धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार जगह जगह छापेमारी कर रही है और ऐसे में अब देखना यह होगा कि आखिर पुलिस के हाथ ये माफिया कब तक चढ़ पाते हैं, कब तक इन माफियाओं की गिरफ्तारी हो पाती है। क्योंकि बिहार में जहां शराबबंदी कानून लागू है, वहीं पुलिस भी पूरी सख्ती के साथ इस कानून को अमल में लाने के लिए
कार्रवाई कर रही है। बेगूसराय की ये तस्वीर, बेगूसराय का ये पूरा मामला जहां पुलिस को 70 कार्टन विदेशी शराब बरामद हुई है, जिसमें 693 लीटर शराब पुलिस ने बरामद की है। हालांकि मौके से शराब माफिया भागने में सफल रहे हैं, लेकिन इन माफियाओं की धरपकड़ के लिए पुलिस जगह जगह अभियान चला रही है। इन माफियाओं की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कई जगह छापेमारी कर चुकी है, लेकिन फिलहाल पुलिस के हाथ अभी भी खाली बताए जा रहे हैं। और उदाकिशुनगंज अनुमंडल के बिहारीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मुख्य बाजार में बीते 18 फरवरी को दिन दहाड़े जेडीयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश महासचिव प्रदीप शाह का निर्माणाधीन घर के आगे अपराधियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। घटना के 5 दिन बाद मधेपुरा एसपी ने इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। इस मामले के मुख्य आरोपी प्रहलाद मंडल को पुलिस ने बिहारीगंज थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव में गोभी खेत से गिरफ्तार किया है। वहीं एसपी राजेश कुमार के आदेश पर उदाकिशुनगंज डीएसपी सतीश कुमार ने घटनास्थल पर प्रहलाद के साथ पहुंचकर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। इस मौके पर प्रहलाद ने पुलिस को घटना की हर बारीकी से अवगत भी कराया। तो मधेपुरा का ये पूरा मामला जहां पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने महज कुछ दिनों के अंदर इस हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। झूठे मुकदमे में पिता को जेल भिजवाया था, जिसके तहत बेटे ने जेडीयू नेता की हत्या कर दी। दरअसल पुरानी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। मधेपुरा का ये पूरा मामला, लेकिन अब पुलिस ने इस हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है। वहीं मौके पर आरोपी को ले जाकर पुलिस ने पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट करवाया और मौजूदा स्थिति से पुलिस अवगत हुई। वहीं अब पुलिस पूरे मामले में आगे जांच पड़ताल कर रही है। दरअसल झूठे मुकदमे में पिता को जेल भिजवाया गया था, जिससे नाराज होकर, जिससे क्षुब्ध होकर बेटे ने जेडीयू नेता की हत्या कर दी। वहीं थाने में जेडीयू नेता की पैरवी चलती थी, जिससे बेटा नाराज था और इस दौरान उसने जेडीयू नेता की हत्या कर दी है। बता दें कि अब पुलिस पूरे मामले की कार्रवाई कर रही है और पुलिस ने महज 5 दिनों के अंदर ही एसपी ने इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। बीते 18 फरवरी को यह हत्याकांड को अंजाम दिया गया था और पूर्व प्रदेश महासचिव प्रदीप शाह का निर्माणाधीन घर के आगे अपराधियों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी, लेकिन पुलिस ने अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सेल ने कुछ और सबूत इकट्ठे किए, सभी को हम लोगों ने जोड़ करके एक नतीजा पर पहुंचा और नतीजा पर पहुंचने के बाद शूटर है, उसका नाम प्रहलाद कुमार है और वो रहने वाला लक्ष्मीपुर का रहने वाला है। उसके गिरफ्तारी के पश्चात में पूरी तस्वीर साफ हो गई। घटना का कारण मुख्य रूप से कुछ जमीन विवाद चल रहा था और उस जमीनी विवाद में एक राहुल नाम का एक लड़का था जो कि उनके जमीन पे चाह रहा था जबरन। और अब बात भागलपुर की करेंगे, जहां मधुसूदनपुर इलाके के बहवलपुर निवासी दीपक सिंह हत्याकांड के मुख्य गवाह शबनम कुमारी का शव फंदे से लटकता हुआ पाया गया था। बता दें कि इससे पहले भी मृतका शबनम कुमारी की मां का अपहरण 21 जून 2019 को हो गया था, लेकिन अभी तक न उसकी मां मिली है और न ही उसका शव बरामद किया गया है। मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के कवाकोहली लक्ष्मण बाग स्थित उसके घर के कमरे में यह घटना बीते सोमवार शाम 4 बजे की बताई जा रही है, लेकिन 18 घंटे बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। लगातार मधुसूदनपुर थाना जाकर शबनम की बहन करीना और उनके पड़ोसी ने घटनास्थल पर चलने की गुहार लगाते रहे, लेकिन कई बार बुलाने पर भी थाना अध्यक्ष वहां नहीं पहुंचे। जब मामला तूल पकड़ने लगा तब कहीं जाकर 18 घंटे बाद पुलिस शबनम के घर पहुंची और फंदे से लटकते हुए शव को नीचे उतारा गया। तो भागलपुर का ये पूरा मामला जब लेकर मरने जैसी सूचना प्राप्त हुई है, हम लोग छानबीन किया आए हैं। घटना ये लोग बता रहे हैं कि परसों ही शाम का है, लगभग 4 बजे के आसपास का। पुलिस को सूचना नहीं दी गई थी, लेकिन जैसे ही पुलिस को सूचना दी गई थी कल 8 बजे के आसपास किसी व्यक्ति के द्वारा, तो फिर पुलिस आई, उस पर सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया गया है। आगे भी छानबीन हम लोग कर रहे हैं, जो भी सामने आएगा आप लोग दिया जाएगा। कुछ लोग दबी जुबान से बता रहे हैं कि यह मारकर लड़की को टांग दिया गया है। सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। सर 21 जून 2019 को इसकी मां का अपहरण हुआ था और बॉडी अभी तक बरामद नहीं हुआ है। हाँ, वो भी केस हुआ है, जहाँ तक हमको जानकारी प्राप्त हुई है उसका भी तार तो इस हत्या हम लोग सभी एंगल से जांच कर रहे हैं। तो सुना आपने, पुलिस का बयान सामने आया है कि सभी बिंदुओं पर जांच पड़ताल यहां की जा रही है, लेकिन सवाल यहां पर यह भी उठता हुआ नजर आ रहा है कि 18 घंटे बाद
घटना स्थल पर पहुंची है पुलिस। इससे कहीं न कहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। भागलपुर का ये पूरा मामला जहां शबनम कुमारी ने आत्महत्या कर ली है और दीपक हत्याकांड की मुख्य गवाह थी शबनम, जिन्होंने आत्महत्या कर ली है। ये आत्महत्या के पीछे की क्या कुछ कारण है, इसका पता लगाने की पुलिस यहां कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है। सवालों के घेरे में है पुलिस की भूमिका भी, क्योंकि आत्महत्या के 18 घंटे बाद पुलिस को जब सूचना मिली तो उसके 18 घंटे बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची थी। परिजनों ने कई बार गुहार लगाई, बावजूद इसके पुलिस 18 घंटे से लेट पहुंची है घटना स्थल पर। और कहीं ना कहीं अंदेशा यह भी लगाया जा रहा है कि जिस तरह से दीपक हत्याकांड की मुख्य गवाह थी शबनम, कहीं ना कहीं शबनम पर यहां दबाव डाला जा रहा था, कहीं ना कहीं किसी साजिश की शिकार शबनम हो सकती है। और पुलिस की भूमिका भी यहां सवालों के घेरे में इसलिए भी नजर आ रही है क्योंकि घटना स्थल पर 18 घंटे लेट पहुंची है पुलिस, और कई बार परिजन और गांव के लोग यहां गुहार लगाने के लिए थाने पहुंचे थे, लेकिन बावजूद इसके पुलिस ने घटना स्थल का रुख करना उचित नहीं समझा। वहीं बिहार के नालंदा के बिन थाना क्षेत्र के मसीहादी गांव में बदमाशों ने मामूली विवाद में पिता और बेटे को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। गोली लगने से पिता और बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। आनंद फानंद में दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां छोटन पासवान के बेटे धर्मवीर पासवान की रास्ते में ही मौत हो गई, जबकि छोटन पासवान को इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि घायल छोटन पासवान ने इस दौरान बताया कि गांव में एक महिला से किसी बात को लेकर कुछ लोगों से विवाद हो रहा था। इसी विवाद को लेकर पिता और बेटे बदमाशों को समझाने गए थे। इस दौरान बदमाशों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो बिहार के नालंदा का ये पूरा मामला जहां बदमाशों ने गोली चलाई। बता दें कि मामूली विवाद को लेकर यहां पर घटना को अंजाम दिया गया और पिता और बेटे को गोली मारी गई, जिससे बेटे की मौत हो गई। वहीं पिता को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल रेफर किया गया है। इस पूरे मामले में अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बता दें कि पुलिस को पूरे मामले की सूचना मिली और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। तमाम बिंदुओं पर छानबीन पुलिस के द्वारा की जा रही है। कई लोगों से पूछताछ पुलिस कर चुकी है। हालांकि मामूली विवाद के चलते ये वारदात को अंजाम दिया गया है। और इसी के साथ अपना बिहार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। इनकूल फैंस आपको सब कुछ ऑफर करते हैं। इंडियन कॉपर में बने हैं, विथ इन वाटर टेक्नोलॉजी, 5 स्टार रेटेड और बिजली भी बचाते हैं। और क्या चाहिए? तो याद रहे इनकूल फैंस, भारत में बना भारतीयों का विश्वास। फ्रीडम स्कूटर की निकली सवारी।